बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी सेकंड क्लास है FAR 2 टॉपिक IS-21 की। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि हर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक प्रेजेंटेशन करेंसी में बनाती है और ये प्रेजेंटेशन करेंसी लॉ डिफ़ाइन करती है। और हमने सर इसमें देखा था कि पाकिस्तान में जो कंपनी लॉ है उसने डिफ़ाइन किया हुआ है कि जी आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में यानी PKR में। अगर सर कोई ट्रांजैक्शन प्रेजेंटेशन करेंसी के अलावा किसी और करेंसी में हो, जैसे मिसाल के तौर पर मैं डॉलर में कोई गुड्स खरीदूं या डॉलर्स में कोई गुड्स बेचूं या मैं डॉलर्स में पीपी खरीदूं, ठीक है जी, या मैं किसी को लोन दे दूं सर डॉलर्स में, या मैं किसी से लोन ले लूं डॉलर्स में, तो सर ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन करेंसी में नहीं हो रही है। अब क्या किया जाए सर इसका? सर आपने डे वन पे जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुई है आपने उसको रिकॉर्ड करना है उस दिन के स्पॉट रेट के ऊपर, उसी दिन के फॉरेन करेंसी रेट के ऊपर, ठीक है। फिर सर हमने ये भी देखा कि सर हमारे पास तमाम बैलेंस शीट के ऊपर दो टाइप के आइटम्स हैं, मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स। मॉनेटरी आइटम्स में सिर्फ तीन चीज़ें आती हैं। ऐसा रिसीवेबल जो अल्टीमेटली कैश में सेटल होगा, यानी अगर हमारा रिसीवेबल है तो अल्टीमेटली हमें कैश ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा पेबल जो कैश में पे होगा यानी सेटल कैश में होगा, ठीक है जी। और कैश यानी करेंसी यूनिट्स यानी करेंसी के नोट्स इटसेल्फ। ये तीन चीज़ें मॉनेटरी आइटम है। वो रिसीवेबल जिसमें हमें कैश मिलेगा, वो पेबल जिसमें हमें कैश देना पड़ेगा, और हमारा सर कैश। ये तीन चीज़ें हमारे पास मॉनेटरी आइटम्स हैं। ठीक, इसके अलावा बैलेंस शीट पे मौजूद तमाम चीज़ें नॉन मॉनेटरी आइटम में आती हैं, चाहे वो पीपी है, चाहे वो इंटेंजिबल है। सर मिसाल के तौर पर चाहे वो एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, सर वो कोई भी एसेट हो सकता है। इन तीन चीज़ों के अलावा तमाम चीज़ें नॉन मॉनेटरी आइटम्स कहलाएंगी। फिर हमने ये देखा था कि जितने मॉनेटरी आइटम्स अगर फॉरेन करेंसी में, यानी फॉरेन करेंसी में कोई रिसीवेबल है, फॉरेन करेंसी में कोई पेबल है, या हमारे पास फॉरेन करेंसी के नोट्स पड़े हुए, हमने हर रिपोर्टिंग डेट पे इन मॉनेटरी आइटम्स को, इन तीन चीज़ों को रीट्रांसलेट करना है नए रेट के ऊपर, यानी नए रेट पे ले जाना है, ठीक है जी। अगर से 160 रुपए का डॉलर है और साल के एंड पे 170 का हो गया, तो आपने अपने सारे रिसीवेबल्स को 170 के हिसाब से ले लेना है, सारे पेबल्स को 170 के हिसाब से ले लेना है, और जितने डॉलर्स आपके पास पड़े आपने उनको भी 170 के हिसाब से ले लेना है। यानी सर हम मॉनेटरी आइटम्स को हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर, हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर नए रेट के ऊपर लेके जाएंगे। व्हाट अबाउट नॉन मॉनेटरी आइटम? सर अभी तक हमने पढ़ा है कि हम उनका कुछ भी नहीं करेंगे। नॉन मॉनेटरी आइटम एक दफा रिकॉर्ड हो गए फॉरेन करेंसी के लिए, फिर हम उनको नहीं देखते। आगे थोड़ा सा जाके हम नॉन मॉनेटरी आइटम की भी अकाउंटिंग देखेंगे। डन हो गया सर। हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक चीज़ें कवर की थी, फिर हमने एक्विजिशन ऑफ इन्वेंट्री और डिस्पोजल ऑफ इन्वेंट्री का एक छोटा सा केस देखा था। ज़रा सा उनको दोबारा रिकॉल करते हैं, ठीक है जी, और फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। एक एक करके हम रूल तय करते जाएंगे। और सर इंशाल्लाह ताला ये जो फॉरेन करेंसी की अब डिफरेंट ट्रांजेक्शन आपने देखनी है, यानी फॉरेन करेंसी में इन्वेंट्री खरीदी, इन्वेंट्री बेची, पीपी खरीदा, पीपी इम्पेयर हुआ, एनपी जो एनआरबी की एडजस्टमेंट है वो कैसे होगी, एसेट रिवैल्यू कैसे होगा। सर हमने अब एक एक करके ट्रांजैक्शन को देखना है कि IS-21 में वो कैसे डील होती है, ठीक है जी। तो आए अल्लाह का नाम लेके हम एक्विजिशन ऑफ इन्वेंट्री एंड डिस्पोजल ऑफ इन्वेंट्री पे दो छोटे छोटे केसेस देखते हैं और फिर हम जो है वो मिला के बड़ा सवाल देखते हैं इसके ऊपर। चलिए सर, हमारे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये हमारा इफेक्टिवली थर्ड इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं जनाब सुलेमान लिमिटेड परचेज गुड्स फ्रॉम अ US सप्लायर ऑन 1 जनवरी 2018 फॉर $25,000, ठीक है जी। $25,000 की हमने इन्वेंट्री 1 जनवरी को खरीदी है, ठीक है। पेमेंट विल बी मेड ऑन 1 अगस्त 2018, यानी कुछ 6 महीने बाद हमने पेमेंट करनी है। ईयर एंड जो है वो कंपनी का 30 जून है, ठीक है। इसका मतलब है सर हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। एक हमारे पास है सर 1 जनवरी जिस दिन हमने इन्वेंट्री खरीदी है, एक हमारे पास है 30 जून जो हमारा ईयर एंड है, और एक हमारे पास इफेक्टिवली 1 अगस्त है जिस दिन हमने पेमेंट करनी है, ठीक है। अच्छा, तीनों का हमें रेट भी दिया हुआ है। डॉलर 200 रुपये का है, 205 का और फिर 218 का हो गया। पहले तो उसने कहा जी जनरल एंट्रीज पास कर दें सबकी। चलें, हम इन तीन की डेट्स के ऊपर जनरल एंट्रीज पास कर रहे हैं। हम 1 जनवरी के ऊपर जनरल एंट्री पास करते हैं। जो ट्रांजेक्शन जिस दिन हुई है उसी दिन का हमने स्पॉट रेट उठाना है। तो हमने सर एंट्री पास की, इन्वेंट्री डेबिट कितने से भैया, $25,000 मल्टीप्लाई बाय 200। अब बताएं सर, ये $25,000 मल्टीप्लाई बाय 200 बनते हैं सर कोई 5 मिलियन रुपए। ये तो हमने कर दिया डेबिट, और हमारे पास सर चूंकि हमने अभी तक पेमेंट की नहीं है तो हमारे पास एक पेबल आ गया सेम $25,000 इंटू 200,
ये आ गया सर मेरे पास 5 मिलियन का पेबल। अच्छा जी, इसी तरह सर 1 जनवरी के बाद सर मैं आगे जाता हूँ, साल का एंड आ जाता है, मेरी बैलेंस शीट के ऊपर इन्वेंट्री मौजूद है जो कि एक नॉन मॉनेटरी आइटम है, और पेबल मौजूद है, पेबल जो कि आपने कैश में पे करना है, रिसीबल जो कि आपने कैश में रिसीव करना है, और कैश, ये तीन आपके पास मॉनेटरी आइटम्स है। तो ये पेबल एक मॉनेटरी आइटम है, इसको मुझे ईयर एंड के ऊपर कन्वर्ट करना है नए रेट के ऊपर। अब ये 200 रुपये पे आ रहा है, ईयर एंड के ऊपर ये रेट हो चुका है 205, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, 30 जून को एक और एंट्री पास करना पड़ेगी। मैं एक और एंट्री पास करूंगा प्यारे भाई, सर एक्सचेंज लॉस डेबिट। लॉस क्यों भाई? सर सीधी सी बात है, मेरा पेबल इंक्रीज हो रहा है, तो पेबल इंक्रीज को तो मैं कर दूंगा क्रेडिट। कितने से इंक्रीज हो रहा है सर? 25,000 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए? 8 रुपए सर, 5 रुपए। ये गालिबन कोई 1,25,000 रुपए का लॉस आ रहा है, और मेरी एक लाइबिलिटी है जो इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी में इंक्रीज होना इफेक्टिवली एक लॉस है, ये आ गया सर। फिर सर मेरे पास ये 1 अगस्त को सेटल हो रहा है, तो मैं 1 अगस्त को एक एंट्री पास कर रहा हूँ। 1 अगस्त को मैं एंट्री पास करूंगा सर, पेबल ख़त्म करना है मैंने। सर मेरा पेबल मौजूद है कोई सर 5 मिलियन और 1,25,000, ये दोनों मिला के हो गए सर मेरे पास 5 मिलियन प्लस 1,25,000, दैट इज़ 5125,000, ऐसा ये मेरा पेबल है, इसको मैं डेबिट कर रहा हूँ सर। पे ऑफ करना है हमने, 5125,000। अच्छा, मेरी जेब से जो कैश जा रहा है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा जा रहा है, 25,000 इंटू 218, ठीक ठाक अमाउंट कैश का ज़्यादा जा रहा है, 13 रुपये और लॉस हो रहा है सर। ये मेरे पास आता है मेरे बच्चों 545, और मेरे पास डेबिट होता है सर इसके बाद एक और चीज़, एक्सचेंज लॉस। सर ये बैलेंसिंग फिगर भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज आपको पता है 205 से 218 पे गया डॉलर, तो 13 रुपये से और इंक्रीज हुआ है। तो सर मेरे पास 13 इंटू 25,000, ये आता है सर मेरे पास 3,25,000 का मजीद लॉस, ठीक है जी। अच्छा, अब उसने आपसे कहा कि जनाब ये तो आपने मुझे रिक्वायरमेंट पूरी करके दे दी, जनरल एंट्रीज बना दी, मुझे ये भी बताओ कि एक्सचेंज गेन और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून, 30 जून पे मेरा एक्सचेंज गेन और लॉस कितना था सर? 30 जून पे मेरा एक्सचेंज गेन और लॉस था 30 जून 2018, ये सर मेरे पास 1,25,000 रुपये। अब उसने कहा जी मुझे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट यानी कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी भी बता दें। सर मेरे पास लायबिलिटी कितने पे आ रही है जनाब ईयर एंड के ऊपर? कैरिंग अमाउंट ऑफ पेबल एट 30 जून 2018 इज रुपीज़ कितना बाबू? सर मेरे पास 5 मिलियन और 1,25,000, दैट इज़ 5125,000। डन है जी, ये मैंने आपको एक रिवीजन करा दिया टेक्निकली इन्वेंट्री को अक्वायर करने का। डन है जी, कोई मसला है इसके अंदर, कोई पंचायत इसके अंदर? अब एक काम करते हैं, जरा हम एक और केस देख लेते हैं सेल ऑफ इन्वेंट्री के ऊपर, दो हम देख चुके हैं, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं ताकि हमें पुरानी चीज़ें, लास्ट क्लास वाली चीज़ें याद आ जाएं। चलें जी, हम एक और केस देखते हैं सेल ऑफ इन्वेंट्री का, रिवाइज करते हैं। बेसिकली हमने ये देख तो लिए थे लास्ट क्लास में, शाकिर लिमिटेड ओन्स इन्वेंट्री वर्थ 2 मिलियन, 2 मिलियन रुपयों में, ये पीकेआर में है सर, इसका मतलब है इसको कन्वर्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, इन्वेंट्री की कॉस्ट ऑलरेडी रुपीज में दी हुई है। द कंपनी सोल्ड इन्वेंट्री टू यूएस कस्टमर फॉर $12,000। अच्छा, यही जो पाकिस्तान में पड़ी हुई इन्वेंट्री थी जिसकी कॉस्ट 2 मिलियन थी, हमने उठा के कस्टमर को $12,000 में बेच दी। किस तारीख को? 28 नवंबर। तो एक डेट आ गई सर मेरे पास जो मेरे लिए रेलिवेंट है, ठीक है जी। फिर मेरे बच्चों, द कंपनी इज ड्यू टू रिसीव द अमाउंट ऑन 28 फेब। वेरी गुड जी सर, 28 फेब को पैसे मिलेंगे, इसका मतलब है 28 नवंबर को सेल हुई, 28 फेब को जाके पैसे मिलेंगे, काफी आगे जाके।
31 दिसंबर इन दो डेट्स के बीच में आएगा। इसका मतलब है मेरे पास है 3 की डेट्स हैं, 3 की डेट्स हैं सर मेरे पास। एक डेट मेरे पास आ रही है सर 28 नवंबर, एक आ रही है मेरे पास सर 31 दिसंबर, ईयर एंड है, और एक मेरे पास सर 28 फेब आ रही है। इसका मतलब ये कि सर मेरी बुक्स में एक रिसीवेबल जनरेट होगा यहाँ पर सर, यहाँ रिसीवेबल रीवैल्यू हो जाएगा फॉरेन करेंसी के लिए, और यहाँ रिसीवेबल रिसीव हो जाएगा ऐसा। अब आपने इन तीनों डेट्स के ऊपर एंट्री पास करनी है, ठीक है जी। तो आए जरा सर अल्लाह का नाम लेके हम सबसे पहले 3 की डेट्स पे फॉरेन करेंसी के रेट्स भी हमें गिवन है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एंट्री पास करते हैं 28 नवंबर पे। 28 नवंबर पे एंट्री पास करूंगा मैं सेल की और कॉस्ट ऑफ सेल्स की, तो मैं एक एंट्री पास करूंगा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, कितने से $12,000 की मैंने बेची है सर ये इन्वेंट्री, मल्टीप्लाई बाय सर मेरे पास 210 रुपए का $1 था जिस डेट पे ट्रांजेक्शन हो रही है, उसी डेट का आपने रेट पिक करना है सर 210। अब मेरे पास सर ये आता है जनाब 12,000 इंटू 210, मेरे पास आता है सर 2.52 मिलियन सर, 2.52 मिलियन मैं क्रेडिट कर रहा हूं सर सेल्स। सर मेरी बुक्स में एक मॉनेटरी आइटम आ गया, एक रिसीवेबल आ गया जिसके अगेंस्ट मुझे कैश मिलना है। अच्छा एक और एंट्री में साथ ही पास कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, कितने से जी 2 मिलियन रुपए से, इन्वेंट्री मैंने 2 मिलियन की बेची है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से 2 मिलियन से, डन। ये निकल गया सर मेरे पास सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री बन गई। अब चूंकि मेरी बुक्स में एक रिसीवेबल आ रहा है और ये रिसीवेबल सर एक मॉनेटरी आइटम है, तो अगर मेरी बुक्स में ये रिपोर्टिंग डेट पे मौजूद होगा तो मैं इसको रीमेजर करूंगा फॉरेन करेंसी के लिए। सर 210 रुपए का रेट सर ईयर एंड के ऊपर 215 पे चला गया, तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे 31 दिसंबर को सर मुझे 5 रुपए पर डॉलर, 5 रुपए पर डॉलर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सर मेरे पास ये चूंकि एक एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल है, तो ये बढ़ जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल फर्दर डेबिट कितने से भैया $12,000 इंटू 5 रुपए, तो ये हो जाता है सर 60,000 रुपए। और सर ये मेरे पास गेन है, गेन क्योंकि मेरा एक रिसीवेबल है बढ़ गया, एसेट है बढ़ गया, एसेट का बढ़ जाना इंक्रीज हो जाना हमारे लिए फायदे की बात होती है, तो गेन आ गया सर ये। अब मेरे प्यारे बच्चों 31 दिसंबर के बाद हम भागते दौड़ते पहुंचे 28 फेब को। सर डॉलर अपेरेंटली और भी महंगा हो गया, हो गया महंगा हो गया, हाँ सर 221 पे चला गया। तो अब बताओ मैं अपने पास एंट्री पास करूंगा कैश डेबिट। अब जब मुझे कैश मिलेगा ना तो 12,000 इंटू 221 के रेट से मिलेगा, ठीक है जी, $12,000 मिलेंगे और उनका आज रेट 221 है। तो ये मेरे पास आता है सर 2650 सर 2652,000। और मेरे बच्चों मेरे पास से अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा अकाउंट रिसीवेबल कितने पे रिकॉर्डेड है, सर मेरा अकाउंट रिसीवेबल इस वक्त रिकॉर्डेड है सर 2.52 पे, और सर उसमें 60,000 का और इजाफा हो गया था, तो सर 2520,000 प्लस 60,000 ये मेरे पास आता है सर 2580,000। अब बताएं सर मेरे पास 2580,000 अकाउंट रिसीवेबल खत्म सर, और एक्सचेंज गेन मेरे पास फर्दर आ गया। अच्छा ये एक्सचेंज गेन आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, $12,000 हैं और आपका जो एक्सचेंज गेन आ रहा है ना वो 215 से डॉलर बढ़ के 221 पे आया, तो इसका मतलब है सर 6 रुपए से डॉलर मजीद बढ़ा है। तो अगर मैं इसको 6 रुपए से मजीद मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास 72,000 हो जाएगा। आप वैसे इसको काउंट कर सकते हैं, दोनों को एडअप करें, देखें बराबर आ रहा है, बिल्कुल सर आ रहा है। तो सर हमने परचेज का केस देखा और हमने सेल का भी एक बेसिक सा केस देख लिया, ये दोनों चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, सिर्फ रिवाइज करा दिया। अब मुझे एक बात बताएं, व्हाट इफ कि हम ऐसा केस देखें जिसमें सेल और परचेज दोनों आ रही हो एक साथ, इन्वेंट्री खरीदी भी जा रही हो फॉरेन करेंसी में, उसकी पेमेंट भी हो रही हो, वो बिक भी रही हो और उससे पैसे भी रियलाइज हो रहे हैं, खरीदी भी फॉरेन करेंसी में जाए और बेची भी फॉरेन करेंसी में जाए, ऐसा केस करते हैं। लेकिन इससे पहले आप इस पूरी इलस्ट्रेशन को कॉपी करो, यहाँ रोकें सर इस वीडियो को, ये कॉपी करें और ये कॉपी करें और हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू जी।
चलिए जी, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जनाब। इसमें एक्विजिशन एंड डिस्पोजल दोनों है इन्वेंट्री की। ये क्वेश्चन कह रहा है जनाब, बैम्बू लिमिटेड एक्वायर्ड इन्वेंट्री ऑन 1 जनवरी 2010 वर्थ $12,500। ठीक है जी, $12,500 यानी फॉरेन करेंसी में हमने इन्वेंट्री खरीदी है। द पेमेंट वॉज मेड ऑन 24 अप्रैल। अच्छा जी, बेहतरीन जी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जाके पैसे पे किए। इन्वेंट्री हमने 16 मई को बेच दी, ठीक है जी, $20,200 में, और अमाउंट हमने 20 अगस्त को कलेक्ट की। ठीक है जी। द कंपनी प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन एवरी क्वार्टर। इसका मतलब है हमारा जो रिपोर्टिंग डेट है वो हर साल के एंड पे नहीं है, हर क्वार्टर के एंड पे, यानी हर क्वार्टर के एंड पे हम अकाउंट्स बनाते हैं। याद रखिएगा मेरे बच्चों, अगर एक कंपनी हर क्वार्टर के एंड पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के अवाम उन्नास को देती है तो हम उसको रिपोर्टिंग डेट काउंट करेंगे। और सारे मॉनेटरी एसेट्स को, अगर वो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड हैं, सारे मॉनेटरी एसेट्स, मॉनेटरी लायबिलिटीज जो कि फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड हैं, आसान भाषा में सारे रिसीवेबल्स जो कि फॉरेन करेंसी में, सारे पेबल्स जो कि फॉरेन करेंसी में, और फॉरेन करेंसी यूनिट्स, हमने इनको रीमेजर करना है। भले एक साल में कंपनी 4 दफ़ा जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, 4 दफ़ा रीवैल्यू करेंगे। अगर एक कंपनी सर मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, मंथली रीवैल्यू करेंगे। अगर एक कंपनी सर हर रोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, हर रोज रीवैल्यू करेंगे। ठीक है जी। याद रखना, रिपोर्टिंग कितनी दफा भी कंपनी करेगी अपने शेयर होल्डर्स को, हम उतनी दफा जो है वो अपने मॉनेटरी आइटम्स को रीमेजर करेंगे। तो यहाँ रिपोर्टिंग हो रही है हर क्वार्टर के एंड। डन। तो मुझे बताएं मेरे पास रेलिवेंट डेट्स कौन कौन सी हैं सर। अब तो काफी सारी चीजें आ गई हैं सर इसमें। ये मैंने टाइमलाइन डाल दी सर। हमारे पास सबसे पहली डेट है जिसपे हमने इन्वेंट्री खरीदी है, 1 जनवरी। अब बताएं पैसे कब पे करने हमने। सर हमने पैसे पे करने 24 अप्रैल को। सर ये 24 अप्रैल आ गया, लेकिन इसके बीच में हमारे पास एक रिपोर्टिंग डेट आई थी 31 मार्च, क्वार्टर का एंड है ना, ये रिपोर्टिंग डेट है। ऐसा मैं इसको नाम दूं, ये मेरे पास है परचेजेस, ये मेरे पास है पेमेंट, ये मेरे पास है रिपोर्टिंग डेट। ठीक है जी। अब बताएं इसके बाद आपने क्या किया सर, हमने इन्वेंट्री को बेचा 24 अप्रैल, हमने इन्वेंट्री को बेचा 16 मई को। 16 मई, ये रही 16 मई हमने इन्वेंट्री बेच दी, सेल। अब बताएं सर फिर हमारे पास क्या आया जनाब, रिपोर्टिंग डेट आई कौन सी, 30 जून रिपोर्टिंग डेट। फिर इसके बाद हमें सर पैसे रिसीव हुए कब, 20 अगस्त को। अब मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की डेट्स हैं, 6 की डेट्स हैं, और इन 6 की डेट्स को मैंने देखना है कि मुझे किस किस डेट पे क्या एंट्री पास करनी है। सबसे पहले तो 1 जनवरी को इन्वेंट्री परचेज करना है। एंट्री पास करूं सर मैं, इन्वेंट्री डेबिट, $12,500 मल्टीप्लाई बाय 1 जनवरी को 80 रुपए का रेट है सर $1 का। ये मेरे पास बनता है सर 1 मिलियन रुपए। 1 मिलियन रुपए की इन्वेंट्री ली और हमने एक पेबल खड़ा कर दिया, 12,500 मल्टीप्लाई बाय 80, कितना जी, 1 मिलियन। इसके बाद मेरे बच्चों मैंने 1 जनवरी के बाद एक और एंट्री पास की सर 31 मार्च को, जब मेरे पास ये पेबल जो कि एक मॉनेटरी आइटम है, देखो इन्वेंट्री मॉनेटरी आइटम नहीं है, उसको नहीं छेड़ूंगा, पेबल एक मॉनेटरी आइटम है, उसको जरूर छेड़ूंगा। पेबल को मैं रीमेजर करूंगा किस तारीख को, 31 मार्च को, बीइंग द रिपोर्टिंग डेट। अब बताएं सर मैं अपने पेबल को बढ़ाऊं, 80 रुपए पेबल है, 2 रुपए बढ़ा दें सर, 2 रुपए पर डॉलर बढ़ा दें, क्या करूं मैं सर, मैं एक्सचेंज लॉस डेबिट करूं क्योंकि मुझे लॉस हो गया, पेबल मेरा इंक्रीज हुआ है, और बैलेंसिंग फिगर भी सर डेबिट साइड पे ही आ रही है, 12,500 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना जी, 50,000। और मैं अपने पेबल को बढ़ा देता हूं सर, पेबल 80 रुपए पर डॉलर के हिसाब से आ रहा था, अब 82 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से हो गया, और मैं कह सकता हूं मेरा पेबल इंक्रीज होके सर 1,50,050 हो गया। डन, पक्का जी। 12,500 मल्टीप्लाई बाई 82, 1,25,000 है, सॉरी 12,500, 2 25 50,000 नहीं होता, 25 होता है, ठीक है।
चलो जी, अब बताओ, मैं आ चुका हूं सर 31 मार्च पे। अब 24 अप्रैल को हमने कर दी पेमेंट, पेमेंट हमने की होगी तो फिर सर हमें एक्सचेंज रेट देखना पड़ेगा। वो जी 3 रुपए और बढ़ गया डॉलर 24 अप्रैल तक। अब बताओ मैं क्या करूं, फिर एक एंट्री पास करूं 24 अप्रैल को। अब मैं एंट्री पास करूंगा सर, मेरे पास पेबल डेबिट हो जाएगा क्योंकि मैंने पैसे पे करने हैं, और मेरे पास सर पेबल ऑलरेडी रिकॉर्डेड है कितने पे पता है? पेबल रिकॉर्डेड है 1,25,000 पे, ठीक है जी। तो उसको क्रेडिट कर देते जी, डेबिट कर देना सॉरी, 1,25,000। मेरे पास से जो जेब से पैसा गया है ना, वो गया है सर मेरे पास 12,500 मल्टीप्लाई बाय कितना जी, 85। 85 का रेट है ना जी सर, 85 का रेट है 24 अप्रैल को। तो मैं कह रहा हूँ सर 12,500 मल्टीप्लाई बाय 85, ये आता है सर मेरे पास 1,062,500। अब बताएं सर, मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 37,500, ये मेरा लॉस है। और इस लॉस को आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि सर हमारे पास $12,500 हैं और 3 रुपए का रेट इंक्रीज हो चुका है। 3 रुपए, 3 रुपए कैसे आया मेरे बच्चों? 3 रुपए आया 85 माइनस 82, 82 रुपये भी ऑलरेडी पेबल रिकॉर्डेड था। अब 24 अप्रैल को जब हम पैसे पे करने जा रहे हैं सर, ये 3 रुपए इंक्रीज हो गया। सर मैंने इन्वेंट्री परचेज भी कर ली सर, पेबल को रिपोर्टिंग डेट पे रिमेजर भी कर लिया, और फिर मैंने पेबल को 24 अप्रैल को सेटल करके पे भी कर दिया, डन हो गया। पेबल मेरी बुक से खत्म। इन्वेंट्री अब भी मेरी बुक्स में आ रही है प्यारे भाई, इन्वेंट्री मेरी बुक्स में आ रही है 1,000,000 रुपए की। 1,000,000 रुपए की, इस 1,000,000 रुपए की इन्वेंट्री को अब मैं बेचने जा रहा हूं। और अब बेच किस डेट पे रहा हूं मैं? सर मैं बेच रहा हूं 16 मई पे। कितने का जी? $20,200। तो $20,200 पे अगर मैं इसको बेचूंगा, 16 मई का रेट 86, तो मैं एंट्री पास करूंगा सर 24 अप्रैल के बाद। अब मैं एंट्री पास कर रहा हूं किस तारीख को सर? 16 में, 16 में, 14 में, 16 में। 16 मई को मैं एंट्री पास कर रहा हूं प्यारे भाई, रिसीवेबल डेबिट $20,200 में हमने इसको फारिग किया, बेचा है, और 86 रुपीज का डॉलर। ऐसा इस दिन 86 का था जी सर, 86 का था ये। तो $20,200 मल्टीप्लाई बाय 86, यह आता है सर मेरे पास 1,737,200। अब बताएं सर, मेरे पास सेल्स क्रेडिट होगी कितने में जी? 1,737,200। अब इसके बाद सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री पास करेंगे हम। सर मेरे पास सेम डेट पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, सर पूरा लिख लें, पूरा सर 1,000,000 रुपए की इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री को एक दफा रिकॉर्ड करने के बाद हमने छेड़ा नहीं है, तो ये तो 1,000,000 एज इट इज आ जाएगा यहां पे, और मेरे पास से इन्वेंट्री हो जाएगी क्रेडिट। अब प्यारे बच्चों, मेरी बुक्स में एक 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 मॉनेटरी आइटम रह गया, अकाउंट रिसीवेबल। अब बताओ हमारा ईयर एंड आया कब? आया सर 30 जून पे आया। 30 जून पे मैंने इसको दोबारा रीमेजर किया, और अब जब मैंने रीमेजर किया तो सर मेरे पास 88 रुपीज की रेट हो चुका था, 2 रुपए और बढ़ चुका था। तो मैं 2 रुपए और पे इसको इंक्रीज करूंगा। मैं कहूंगा जी मेरा अकाउंट रिसीवेबल बढ़ा दो, 2 रुपए, $20,200 पे मैंने बेचा। 12,500 नहीं, वो तो खरीदा था, $20,200 पे बेचा। मल्टीप्लाई में 2 रुपए, 2 रुपए 86 और 88 सर, 20,200 मल्टीप्लाई में 2, ये आती है सर मेरे पास 40,400। और सर मेरे पास एक एसेट है जो इंक्रीज हुआ है, तो मेरे पास एक्सचेंज गेन हो गया 40,400 रुपए का। क्लियर हो गया जी? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 30 जून के बाद एक और डेट आ रही है, कौन सी जी? कौन सी जी? सर मैंने पैसे पे किए किस तारीख को? मैंने 20 अगस्त को, जब 91 रुपए का रेट था उस वक्त पैसे पे किए, ये सॉरी रिसीव किए 20 अगस्त 91 रुपए के रेट पे। तो मैंने एंट्री पास की होगी जी कैश डेबिट, भाई पैसा आ गया $20,200, और आज का रेट माशाल्लाह 91 है, तो हमारे पास ठीक ठाक कैश आया होगा सर। सर मेरे पास कैश आया 1838
200 डन। अब बताओ मेरा अकाउंट रिसीवेबल कितने पे रिकॉर्डेड है, उसको कम कर दें सर। अकाउंट रिसीवेबल मेरे बच्चों मेरे पास आ रहा है सर कोई 1,737,200 और मेरे पास है 40,400 और, तो मेरे पास 1,737,200 प्लस 40,400 और, तो ये मेरे पास आ रहा है सर 1,777,600। अब बताएं सर मेरे पास 1,777,600 और मुझे हुआ सर एक्सचेंज गेन। ये एक्सचेंज गेन बैलेंसिंग फिगर के तौर पे भी निकाल सकते हो, बाकी 20,200 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। पता है कितने से? 91 और 88 का डिफरेंस कितना जी? 3 रुपए। ये आता है सर मेरे पास 60,600 और सर अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं प्लस 1,777,600 तो ये मेरे पास बनता है 1,838,200। सर देख लीजिएगा, एक अच्छा छोटा सा इलस्ट्रेशन था। खरीदने पे 3 एंट्रीज पास की, बेचने पे हमने को 3-4 एंट्रीज पास की। एक अच्छी एग्जाम्पल है, आराम से 5 नंबर 5.5 नंबर की एग्जाम में टेस्ट हो सकती है। पहले ये पार्ट कॉपी करें वीडियो को पॉज करके, फिर ये पार्ट कॉपी करें वीडियो को पॉज करके, फिर ये पार्ट कॉपी करें वीडियो को पॉज करके, और अल्टीमेटली ये पार्ट कॉपी करें वीडियो को पॉज करके। ठीक है जी, देख लीजिएगा इसको। सर खरीदा, रिपोर्टिंग डेट के बाद पैसे पे किए तो पेबल रिवैल्यू हुआ। बेचा, रिपोर्टिंग डेट के बाद पैसे रिसीव हुए तो रिसीवेबल को रिवैल्यू करना पड़ा। ठीक है जी, दोनों डेट्स दोनों। अच्छा ये भी याद रखना, हमने यहाँ अज्यूम किया है कि और लिखा हुआ है कि सर साल के एंड पे सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं होती, क्वार्टरली रिपोर्टिंग होती है। ठीक है जी सर, देख लीजिएगा इसको। क्वार्टरली रिपोर्टिंग के हिसाब से एक अच्छा सवाल है, चीजें याद करने के लिए। इसका मतलब ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो पीछे की सारी इलस्ट्रेशन जो अभी तक आपने कवर किया सब उसमें कवर हो रही है। ठीक है, तो मैं इसको मार्क भी कर देता हूं की इलस्ट्रेशन के नाम से। ठीक है जी, देख लीजिएगा इसको एक दफा फिर। थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम और देखते हैं जनाब। व्हाट इफ के गुड्स के लिए कुछ पेमेंट एडवांस में हुई हो, कुछ पेमेंट जब गुड्स रिसीव हो उस वक्त हो, और कुछ पेमेंट जो है वो थोड़े से टाइम बाद हो। तो ऐसे सिनेरियो में हम किस तरीके से जो है वो इसको देखेंगे। अज्यूम करें कि हमने गुड्स के लिए एडवांस पे किया $10, 10 US डॉलर्स। फिर जिस दिन गुड्स मिली उस दिन मजीद 10 US डॉलर्स पे किए, और फिर हमने कहा जी हम 10 जनवरी को मजीद $10 पे करेंगे। ये गुड्स टेक्निकली $30 की मिली हैं। 10 पहले दिए, 10 गुड्स डिलीवर होने वाले दिन दिए, और 10 हमने जो है वो जब गुड्स डिलीवर हो गए तो उसके बाद हमने पे किए। अच्छा जी सर, इस दिन का रेट था, एक्सचेंज रेट था से 50 रुपए पर US डॉलर। इस दिन का एक्सचेंज रेट था से 52 रुपए पर US डॉलर्स, और इस दिन का अज्यूम करें एक्सचेंज रेट था 55 रुपए पर US डॉलर। अब मुझे एक बात बताएं, ये एक मुकम्मल ट्रांजैक्शन आपके सामने पड़ी और ऐसी ट्रांजैक्शन पास पेपर में 6-6 नंबर की पूछी गई है। ठीक है जी, इसके ऊपर एक प्रॉपर इफ्रिक है, एक छोटा स्टैंडर्ड है, लेकिन वो चूंकि तुम्हारे कोर्स में प्रॉपर्ली मेंशन नहीं है तो मैं भी उसको मेंशन नहीं करना चाह रहा, लेकिन इसके ऊपर एक छोटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मौजूद है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर। ठीक है, लेकिन चूंकि आपकी किताब में इसको एज इट इज लिखा हुआ है, उस पर कोई रेफरेंस नहीं दिया, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। बस अज्यूम करें एक ट्रांजैक्शन है जिसके लिए कुछ पैसे गुड्स के लिए पहले दिए, कुछ गुड्स डिलीवर होने वाले दिन दिए, और कुछ हमने बाद में देने हैं। अब बताएं सर मैं इसको रिकॉर्ड कैसे करूं। सबसे पहले तो एक काम करें, 1 जनवरी के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें। 1 जनवरी को, चूंकि हमें 1 जनवरी को एडवांस मिला है, 1 जनवरी को मैं एंट्री पास करूंगा कि हमने एडवांस दिया है, सॉरी, एडवांस टू सप्लायर डेबिट कितने से? 50 रुपए का रेट है, 10 US डॉलर है, $10 इंटू 50 कितने जी? 500 रुपए, और मेरे पास से कैश चला गया कितना भैया? 500। डन हो गया। गुड्स रिकॉर्ड क्यों नहीं की सर? क्योंकि हमें गुड्स अभी तक मिली ही नहीं है। गुड्स का तो रिस्क एंड अवॉर्ड हमें जब मिलेगा जब हमें गुड्स डिलीवर होंगी ना, वो तो हमें 5 तारीख को डिलीवर होनी है, तो हम उसको डिलीवर होने से पहले तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अभी तो हमने सिर्फ एडवांस दिया है। क्या एडवांस एक मॉनेटरी आइटम है? नहीं सर, ये एक नॉन मॉनेटरी आइटम है, नॉन मॉनेटरी आइटम है। डन, तो उसको हम रीमेजर नहीं करेंगे। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास डेट आई किस तारीख की? 5 जनवरी। अब देखना है इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। आपको गुड्स रिसीव हुई, इसका मतलब है आपने इन्वेंट्री को डेबिट करना है,
अब मेरे प्यारे बच्चों, इन्वेंट्री को आपने डायरेक्ट डेबिट नहीं करना, पहले आपने सारे काम कर लेने, एंड में आगे इन्वेंट्री की फिगर निकालनी है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आपने इस दिन 5 जनवरी को कोई कैश पे किया? जी सर, मैंने $10 का कैश पे किया, उस दिन का रेट 52 रुपए था। तो मैं कह रहा हूं जी मेरे पास $10 52 वाले कितने भैया? 520। फिर मुझे याद है मैंने तो एडवांस भी पे किया था, उसको खत्म करना है। क्या एडवांस को 52 रुपए पे ले आए? नहीं, क्योंकि एडवांस एक मॉनेटरी आइटम नहीं है, एडवांस को हम 52 पे नहीं लेकर आएंगे। तो एडवांस टू सप्लायर एज इट इज आ जाएगा जी 500 रुपए का। और एक पेबल क्रिएट हो गया सर, जो पेबल क्रिएट हुआ आज क्रिएट हुआ है। यस सर, अगर अभी अभी हम इसको पे कर दें तो हमारी जान छूट जाएगी। यस सर। सर ये भी रिकॉर्ड होगा 10 इंटू 52 पे, कितना जी? 520। अब मुझे बताएं क्या ये पेबल एक मॉनेटरी आइटम है? हाँ। अब जब तक ये पे नहीं होगा हम इसको रीमेजर करेंगे। अब बताएं सर, इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं 520, 520 और 500, तो ये मेरे पास होते हैं जी 1540। 1540 इन्वेंट्री हमेशा बैलेंसिंग फिगर पे रिकॉर्ड होगी, बैलेंसिंग फिगर पे रिकॉर्ड होगी। इन्वेंट्री हमेशा इस केस में बैलेंसिंग फिगर पे रिकॉर्ड होगी, तीनों को ऐड करके। अब मेरी बुक्स में एक मॉनेटरी आइटम आ रहा है, ये मॉनेटरी आइटम पेबल है और ये मैंने कैश में पे करना है। तो कैश में जो भी चीज पे होगी वो तो मॉनेटरी आइटम है। तो इस अमाउंट को मैंने क्या करना है? रीमेजर करना है। सर हम मजीद आगे गए, 5 जनवरी के बाद हम आए मिसाल के तौर पे जी 10 जनवरी को। अब 10 जनवरी को ये पैसे पे करने का टाइम आ गया। अब जब पैसे पे करने जाऊंगा तो मैं अपने पास पेबल को कर दूंगा डेबिट, कितने से जी? 520 से। लेकिन सर जो मैं कैश पे करूंगा ना, उस दिन रेट चेंज हो चुका है, अब ये रेट हो चुका है 55 रुपए का। तो मैं क्या करूंगा जनाब, मेरे पास सर $10 में पे कर रहा हूं 55 रुपए के रेट से, तो सर मेरे पास ये आ गया जी 550। अब बताइए जी, मेरे पास पहली दफा एक्सचेंज लॉस आ रहा है, कितने का भैया? 30 रुपए का। ये एक बैलेंसिंग फिगर है, ये एक बैलेंसिंग फिगर है। सर आपने इसको तो रीमेजर किया, लेकिन आपने एडवांस को क्यों रीमेजर नहीं किया? सर एडवांस को इसलिए रीमेजर नहीं किया कि एडवांस एक मॉनेटरी आइटम नहीं था, लेकिन पेबल जिसको मैंने कैश में सेटल करना है ये मॉनेटरी आइटम जरूर है। तो ये याद रखिएगा मेरे बच्चों, आपने पहले एडवांस को रिकॉर्ड करना है, ठीक है जी। जब गुड्स रिसीव होंगी इस एडवांस को एज इट इज आपने उठा के खत्म करना है, जो कोई रीमेजरमेंट नहीं करनी। फिर जो कैश पे किया वो आज के रेट पे, पेबल आज के रेट पे क्रिएट किया, और फिर पेबल जब सेटल करोगे उस दिन जाके पता चलेगा क्या रेट है, उस दिन के हिसाब से पेमेंट करेंगे। और एक्सचेंज लॉस इसलिए बुक करेंगे क्योंकि ये एक मॉनेटरी आइटम है। पक्का जी, याद रहेगा। ये ट्रांजैक्शन इस तरह कर लोगे, अगर मैं आपको 2-3 इस तरह की और ट्रांजैक्शन दूं तो आप देख लोगे। अभी मैंने इसमें कोई ईयर एंड नहीं डाला, सीधा सीधा केस रखा है। पक्का कर लोगे इसको, अच्छे तरीके से देख लो इसको मेरे बच्चों। चलिए जी सर, एक और कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशन देखते हैं इसी एडवांस और पेबल और इस तरह की चीज़ों के ऊपर। ये कह रहे जनाब, D&D इज अ लिस्टेड कंपनी हैविंग इट्स ऑपरेशंस इन पाकिस्तान, ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड टू परचेज plants and machines from a US supplier. The terms and conditions are as under. टोटल कॉस्ट $1,00,000 की है सर, $1,00,000 का हमने ये प्लांट और मशीनरी खरीदी है। इसके लिए सर $20,000 साइनिंग पे हम दे देंगे, यानी एडवांस। 50,000 जब हमें प्लांट शिप हो जाएगा तब हमने देने, और 30,000 हमने थोड़े से टाइम बाद देने, यानी 1 जनवरी को देने। रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द ओनरशिप आर ट्रांसफर्ड ऑन शिपमेंट। जैसे ही हमें गुड्स रिसीव होंगे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएंगे। और हमने बहुत शुरू में पढ़ा था कि रिस्क एंड रिवॉर्ड जिस दिन ट्रांसफर हो उसी दिन आपने गुड्स को रिकॉर्ड करना है या मशीन को रिकॉर्ड करना है। द कॉन्ट्रैक्ट वेंट थ्रू इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल एंड द कंपनी मेड ऑल द पेमेंट्स ऑन टाइम। अब देखिए 1 जुलाई को कुछ पेमेंट हो रही है, कुछ 30 सितंबर को हो रही है, और कुछ 31 जनवरी को हो रही है। लेकिन हमारा ईयर एंड कब है सर? हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर। सर इसमें लिखा हुआ नहीं है तो लिख लें, ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर है। अब इसका मतलब है 4 की डेट्स हैं। वो 4 की डेट्स क्या हैं जनाब? हमारे पास एक 1 जुलाई है, ठीक है जी। एक हमारे पास 30 सितंबर है 2016। फिर एक 31 दिसंबर है 2016, और फिर हमारे पास एक 31 जनवरी है 2017, ठीक है जी। इस डेट पे हमने एडवांस दिया है, इस डेट पे हमें गुड्स मिली हैं,
ये हमारा ईयर एंड है और ये हमारा रिमेनिंग पेबल सेटल्ड। ठीक है जी, रिमेनिंग पेबल यहां सेटल हुआ, डन। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एडवांस आपको मिला है, ये 20 एडवांस जो आपने पे किया $20,000 है, उस दिन का रेट, स्पॉट रेट जिस दिन आप एडवांस पे करो 60.5 है। तो हमें बात IS-21 ने सिखाई है कि जिस दिन की ट्रांजेक्शन हो उसी दिन का आपने रेट लेना है। तो सर हम अपनी सबसे पहली एंट्री पास कर रहे हैं 1 जुलाई पे। ठीक है जी, 1 जुलाई को चूंकि एडवांस मिला है तो मैं 1 जुलाई 2016 को एंट्री पास कर रहा हूं, एडवांस डेबिट एडवांस टू सप्लायर डेबिट। सर $10,000, सॉरी $20,000, और रेट क्या भैया, 1 जुलाई का जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई उसी दिन के रेट पे आपने उसको रिकॉर्ड करना है, 60.5। यह आता है सर मेरे पास 1.21 मिलियन, और मैंने सर ये अच्छे बच्चों की तरह कैश पे कर दिया। ये मैं बार बार आपको कहता हूं, अच्छे बच्चों की तरह कैश पे कर दिया, इसका मतलब है फीस पे करना है आपने, मजाक कर रहा हूं सर। फिर मेरे पास 30 सितंबर की डेट आई। 30 सितंबर को हमें फिजिकली प्लांट रिसीव हुआ, लेकिन हमने बात सीखी है कि प्लांट जब रिसीव होगा इसको हम डायरेक्ट जो है वो इसकी अमाउंट नहीं निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर होगी इसकी अमाउंट। तो सर पीपी डेबिट, पता नहीं कितने से, सर हमने कुछ कैश पे किया शिपमेंट के दिन पे। कितना जी, शिपमेंट के दिन पे हमने 30 सितंबर पे $50,000 का कैश पे किया, और उस दिन रेट है 61। तो 50,000 इंटू 61, और ये मेरे पास शायद 3 मिलियन समथिंग बनेगा, 3.05 मिलियन। फिर सर चूंकि गुड्स आ चुकी हैं तो एडवांस का रोल खत्म, एडवांस को हमने रीमेजर करना नहीं है, एडवांस टू सप्लायर सीधा सीधा 1.21 मिलियन। अब बताएं सर मेरे पास प्लांट नहीं सर, अब मजीद एक चीज और है, वो क्या है, पेबल। हमने मजीद पैसा पे करना है, और पेबल को आज के रेट पे रिकॉर्ड कर रहा हूं। फिर सर जब पे करना होगा उस दिन जो रेट होगा उसके बाद उसको रीमेजर करेंगे, ईयर एंड आएगा तो ईयर एंड पे दोबारा रीमेजर कर देंगे। 61, और ये डॉलर्स है 30,000। सर यार है जनाब 1.83 मिलियन। अब बताओ मेरे बच्चों, मैंने डेबिट क्या किया होगा सर, 3050 प्लस 1210 प्लस 1830। सर ये मेरे पास आ रहा है 6090,000। डन हो गया भैया, मैंने पीपी रिकॉर्ड कर लिया। देखिए पीपी की लाइफ इस सवाल में गिवन नहीं है, अदरवाइज मैं ईयर एंड के ऊपर डेप्रिसिएशन भी बुक करता, लेकिन चूंकि मेरे पास लाइफ नहीं है तो मैं पीपी को डेप्रिशिएट नहीं कर सकता अभी। सर हम देखें तो हमारे पास एक मॉनेटरी आइटम क्रिएट हो चुका है पेबल की फॉर्म में, जो इस वक्त 61 पे रिकॉर्डेड है। जब ईयर एंड आएगा तो मुझे इस पेबल को रीमेजर करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी के लिए, क्योंकि मॉनेटरी आइटम हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर, हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर, हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर रीमेजर होते हैं। आमतौर पे एग्जाम के सवालों में आपने सिर्फ 31 दिसंबर यानी ईयर एंड पे रीमेजर करना है, अनलेस कि एग्जामिनर आपको कहे कि क्वार्टरली अकाउंटिंग होती है या मंथली अकाउंटिंग होती है। फिर जब जब अकाउंटिंग होती है, यानी जब जब रिपोर्ट बनता है, जब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, आपने तब तब अपने मॉनेटरी आइटम्स को रीमेजर करना है नए रेट पे। अब बताएं सर, हम भागते दौड़ते पहुंचे 31 दिसंबर पे। 31 दिसंबर पे हमने अपनी बुक्स में देखा तो एक मॉनेटरी आइटम नजर आया पेबल का, जो कि 61 पे रिकॉर्डेड है, और ईयर एंड पे ये रेट हो चुका था 61.2। तो मुझे जरूरत पेश आई कि मुझे अपने पेबल को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, तो मैंने एंट्री पास की सर, पेबल क्रेडिट कितने से भैया, $30,000, और अशारिया 2 का रेट चेंज हुआ है। तो सर 30,000 इंटू अशारिया 2, इस 6,000 का लॉस। लॉस क्यों सर, पेबल या लाइबिलिटी का बढ़ जाना, और देखें एक्सचेंज लॉस बैलेंसिंग फिगर के तौर पे डेबिट साइड पे आ रहा है। ठीक है जी, और ये जाएगा सर पीएनएल में कितना भैया, एक्सचेंज गेन और लॉस पीएनएल में ही जाता है, अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें गेन और लॉस पीएनएल में जाता है। दोनों क्या जी, 31 दिसंबर पे हमने अपने पेबल को रीमेजर कर लिया, इस डेट की अकाउंटिंग डन, इस डेट की अकाउंटिंग डन, और इस डेट की भी अकाउंटिंग कंप्लीट। अब हमारे पास सिर्फ पेमेंट के दिन की अकाउंटिंग बचती है 31 जनवरी 2017 की।
तो अगर मैं जाऊं 31 जनवरी 17 पे, तो मैं अपने पास एंट्री पास करूंगा, सर पेबल खत्म कर देते हैं। पेबल रिकॉर्ड कितने पे हुआ है सर? सर पेबल रिकॉर्ड हुआ था, पेबल रिकॉर्ड हुआ था सर 1.83 मिलियन पे, और फिर उसमें 6,000 रुपए का मजीद चेंज आया, मजीद इंक्रीज आया। तो सर ये मेरे पास 1.83 प्लस 6,000, ये मेरे पास सर 1836,000। अब बताओ आपने इसके लिए कैश कितना पे करना है? सर जो आज का रेट चल रहा है 31 जनवरी का, कैश क्रेडिट कितने से भैया? $30,000 मल्टीप्लाई बाय क्या रेट है भैया? 61.5, यानी 30 पैसे का रेट और बढ़ चुका है। यह था 1845000। फिर हमने किया सर एक्सचेंज लॉस। ठीक है जी, ये चाहो तो निकाल भी सकते हो, 30,000 इंटू 0.3, चाहो तो ऐसे निकाल भी सकते हो। ये मेरे पास 27,000, 30,000 इंटू 0.3 27,000 नहीं बनता भैया, 9,000 बनता है। ठीक है जी, तो ये याद रहेगा भैया कि आपका एडवांस एक मॉनेटरी आइटम नहीं था, आपने उसको रिकॉर्ड किया। जब गुड्स रिसीव हुई तो मॉनेटरी आइटम सर जो एडवांस है उसको भी क्लोज कर दिया, जो कैश पे किया वो भी पे कर दिया, और जो पेबल क्रिएट किया उसको रिकॉर्ड कर लिया आज के रेट पे। और फिर सर पेबल को ईयर एंड पे रीवैल्यू भी किया, क्योंकि पेबल एक मॉनेटरी आइटम है, हमने उसको कैश में सेटल करना है। और अल्टीमेटली जब हमने कैश पे भी किया तो हमें उस वक्त भी थोड़ा सा लॉस हुआ, एक्सचेंज लॉस हुआ, क्योंकि डॉलर का रेट और बढ़ चुका था। ये याद रखिएगा मेरे बच्चों, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है पास पेपर्स में सीए फाइनल में एग्जामिनर टेस्ट कर चुका है। चलें जी, हम पहुंचे सर इस लेक्चर के अख्ताम पे, और इसमें यानी इस पर्टिकुलर पार्ट के अख्ताम पे हमने अभी तक इस पर्टिकुलर क्लास 2 में एक्विजिशन ऑफ इन्वेंट्री देखी है, जिसमें हमने कैश पे किया थोड़ा सा बाद में, डिस्पोजल ऑफ इन्वेंट्री देखी है जिसमें हमें पैसे रिसीव हुए थोड़े से बाद में, फिर हमने एडवांस को देखा, और फिर हमने एडवांस और पेबल का केस मिला के देखा। याद रहेगा मेरे बच्चों ये पक्का? सर हम इसको कंक्लूड करके आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं जनाब, और अब हम एक ऐसी ट्रांजैक्शन देखने जा रहे हैं जिसमें मतलब हमें कस्टमर ने एडवांस दिया, कस्टमर ने, कि भाई उसके लिए हम गुड्स तैयार करें, और फिर हम आगे कस्टमर के लिए गुड्स खरीदते हैं, वो भी उधार पे, तो पेबल भी आ रहा है, एडवांस भी आ रहा है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल भी हो रहा है। तो आए ज़रा देखते हैं जनाब एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किस तरीके से इसको हमने हैंडल करना है। सर हमारे पास ये कह रहे हैं जनाब, माइकल लिमिटेड इज अ कमर्शियल ट्रेडर, हु इज अ कमर्शियल ट्रेडर, जो एक मार्केट से चीज़ खरीदता है और एज इट इज़ बगैर वैल्यू एडिशन के दूसरी मार्केट में उठा के बेच देता है। ठीक है जी, सर ये यूएसए से गुड्स खरीदता है, ठीक है जी, एंड सेल्स इट इन डिफरेंट मार्केट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है जी, हम कुछ पाकिस्तान में भी बेचते हैं, कुछ यूनाइटेड किंगडम में बेच देते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 months ऑफ 2022 द कंपनी अंडरटुक द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। साल के शुरू के 7 महीनों में ये ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक है, 1 जनवरी को एक ट्रांजेक्शन हुई, 10 फेब को हुई, 12 अप्रैल को हुई, 25 मई को हुई, 12 जुलाई को हुई। सर करेंसी के रेट्स भी दिए हुए हैं। द कंपनी रिपोर्ट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू ऑल स्टेक होल्डर्स एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। इसका मतलब सर मेरे जो रिपोर्टिंग डेट्स हैं वो एक नहीं है, ईयर एंड नहीं है, 4 क्वार्टर्स हैं। हर क्वार्टर के एंड पे मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूँ। तो इसका मतलब है सर अगर मैं ऊपर ट्रांजेक्शन्स देखूँ तो इसमें तो मेरे 7 महीने हैं, तो 2 क्वार्टर एंड आए होंगे, मार्च आया होगा एक, और फिर जून आया होगा, ऐसा। तो सर अगर मैं डेट्स निकालूं 1 जनवरी की डेट्स, 1 जनवरी है सर, फिर एक ट्रांजेक्शन हुई है 10 फेब को, ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर 10 फेब के बाद अप्रैल आ रहा है, लेकिन सर बीच में 31 मार्च आया होगा, ये हमारा रिपोर्टिंग डेट है। फिर जी, फिर 12 फेब और मई आए हैं, 12 अप्रैल और मई, 12 अप्रैल और सर 25 मई, लेकिन सर मई के बाद हमारा फिर जून आया होगा, जून हमारा सर रिपोर्टिंग डेट है, तो हमारे पास सर फिर 30 जून भी आया होगा। फिर हमारे पास आ रहा है सर 12 जुलाई।
इसका मतलब है सर ये हमारे पास की डेट्स है जिस पे हमने अकाउंटिंग करनी है, देखनी है कि अगर जरूरत है तो हम अकाउंटिंग करेंगे, ऐसा है सर। तो चलें सर, पहली जनवरी को क्या ट्रांजैक्शन हुई, 10 फेब को क्या हुई, एक एक करके देखना शुरू करते हैं जी। पहली जनवरी को हमें कस्टमर से एडवांस रिसीव हुआ 16,000 GBP, कस्टमर से एडवांस रिसीव हो रहा है, कस्टमर से, ठीक है जी। तो मैं अपने पास एंट्री पास करूंगा, पहली जनवरी 22 को मुझे पैसा मिला है, तो जिस डेट का रेट है वही आप ले लें सर, कैश डेबिट करें। कितने से बाबू, कितने सर, मेरे पास 16,000 इंटू GBPs मिले, यस सर, तो 305 रुपए का 1 GBP है, 16,000 इंटू 305। अब बताएं सर ये बनता कितना है। ये मेरे पास बनता है सर 4.88 मिलियन। और मेरे पास सर एक लायबिलिटी एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अब मुझे खुद एक बात बताओ, क्या ये लायबिलिटी आपने कैश पे करके सेटल करनी है? नहीं सर, ये लायबिलिटी हमने गुड्स दे के सेटल करनी है। अगर ये लायबिलिटी आपने मेरे बच्चों गुड्स दे के सेटल करनी है तो मेरी मॉनेटरी लायबिलिटी तो नहीं हुई ना, ये तो मॉनेटरी लायबिलिटी नहीं हुई, क्योंकि मॉनेटरी लायबिलिटी का मतलब क्या है, मॉनेटरी पेबल का मतलब क्या है, वो जो कैश में सेटल हुई, तो कैश में सेटल ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो या एडवांस टू सप्लायर हो, दोनों मॉनेटरी आइटम्स नहीं है, दोनों की फॉरेन करेंसी में रीमेजरमेंट नहीं होनी चाहिए। चलो जी एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं जनाब। फिर क्या हुआ जी, 10 फेब को हमने गुड्स खरीदी $40,000 की इसी कस्टमर के लिए, लेकिन क्रेडिट पे। तो $40,000 की अगर हमने गुड्स खरीदी होंगी तो हमने खरीदी है किस तारीख को, 10 फेब को। अब हमने एंट्री पास की होगी सर, इन्वेंट्री डेबिट $40,000। अब $40,000 10 फेब पे कितने के थे सर, 10 फेब पे डॉलर था 214 रुपए का। सर ये मेरे पास बनता है जनाब 8.56 मिलियन। और सर मेरे पास से पेबल क्रेडिट हुआ होगा क्योंकि मैंने कैश कोई 1 रुपए का पे नहीं किया। सेम 40,000 इंटू 214, ऐसा सर कितना आता है ये, 8.56 मिलियन। डन। दो ट्रांजैक्शंस, कुछ एडवांस ले लिया और हमने सर कस्टमर के लिए गुड्स परचेज कर लिए, और अभी तक हमने कोई पैसा पे नहीं किया। हाँ, कस्टमर से ले जरूर चुके हैं थोड़ा बहुत पैसा। फिर जी दो ट्रांजैक्शन हो गई जी। अब हमारे पास आता है सर 10 फेब के बाद 31 मार्च, ये है हमारा रिपोर्टिंग डेट। अब बताएं मेरी बुक्स में दो आइटम्स आ रहे हैं, एक आ रहा है एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये नॉन मॉनिटरी है, इसको रीमेजर करने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन एक पेबल आ रहा है, ये रीमेजर जरूर होगा, ये रीमेजर जरूर होगा क्योंकि ये पेबल हमने कैश में पे करना है, तो ये एक मॉनेटरी आइटम है। तो अब बताएं सर, हमने 31 मार्च को इस पेबल को, जो कि 214 रुपए के डॉलर रेट पे खड़ा हुआ है सर, 31 मार्च पे ये 219 के डॉलर रेट पे चला गया, 5 रुपए डॉलर महंगा हो गया। तो मैं एंट्री पास करूंगा मेरे बच्चों, पेबल को मैं बढ़ाऊंगा, पेबल क्रेडिट 40,000 इंटू 5, इसका मतलब है 2 लाख रुपए से मेरा पेबल बढ़ गया। और सर जब पेबल बढ़ जाता है तो मुझे क्या हुआ है सर, एक्सचेंज लॉस हुआ है। ये लॉस जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 2 लाख, ऐसा। सर याद रखिएगा, हमने एडवांस फ्रॉम कस्टमर को जो कि 305 रुपए के रेट पे था उसको नहीं छेड़ा, क्योंकि वो मॉनेटरी आइटम नहीं है। मॉनेटरी आइटम सिर्फ रीमेजर होंगे सर हर रिपोर्टिंग डेट पे। तो सर हमने अपना मॉनेटरी आइटम पेबल रीमेजर कर दिया। अब आते हैं सर हम 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को हुआ ये कि सर हमने पेमेंट की है सर गुड्स के लिए $40,000 हमने पे ऑफ कर दिए, ठीक है जी। यानी हमने सर कब पे ऑफ किया, ये 12 अप्रैल को। तो सर कर दें, पे ऑफ कर दें, जो पेबल खड़ा है सर वो पे ऑफ कर दें, 12 अप्रैल सॉरी। सर हमने कैश पे किया, हमने $40,000 पे किए,
अच्छा भाई उस दिन कोई रेट आ रहा है $40,000, उस दिन क्या रेट आ रहा है सर? 217 रुपये होगा। डॉलर सस्ता हो गया, अच्छी बात है, कम पैसे देने होंगे हमें। 217 के हिसाब से बताओ हमने कितने पैसे दिए होंगे? सर हमने पे किया जनाब 8.68 मिलियन। अब बताओ हमारा पेबल आ कितना रहा है? सर हमारा पेबल जो आ रहा है ना, वो आ रहा है सर 8.56 और 2 लाख, 8,560,000 प्लस 2 लाख, ये सर 8,76,000। तो आप अपना पेबल डेबिट कर दें। एट सेवन सिक्स 0,000। और ये आया कैसे? ये आया इस तरह कि 8,560,000 प्लस 2 लाख। अब बताएं सर मुझे तो गेन हो गया, गेन हो गया सर। मुझे सर 8.76 मिलियन की लायबिलिटी पे करने के लिए सिर्फ 8.68 मिलियन पे करने पड़े, तो मुझे सर गेन हुआ है कोई 80,000 रुपए का। तो मैं गेन को रिकॉर्ड कर लूं, डॉलर सस्ता हो गया ना, कम पैसे देने पड़े। एक्सचेंज गेन 40,000 इंटू 2 रुपए, खलास डन है जी। सर हमारा मॉनेटरी आइटम सफ़ा अस्ती से मिट गया। ठीक है जी, चलो जी आगे जाओ जी। अब बताओ हम जी आ चुके हैं 12 अप्रैल तक। 25 में हमने गुड्स डिलीवर कर दी कस्टमर को, सेल्स बुक कर दी। कस्टमर से 16,000 जीबीपी ऑलरेडी लिए हुए थे, कस्टमर से 10,000 जीबीपी और ले लिए, और 20,000 जीबीपी वो कह रहा है लेफ्ट ओवर। 16,000 एडवांस मिले थे। सवाल की जो है ना वो अपेरेंट अपीयरेंस थोड़ी सी जो है वो डॉजी है। 10,000 उसी दिन मिल गए ऑन डिलीवरी, और सर 20,000 जीबीपी वो कह रहा है बाद में देंगे, बाद में, बाद में, ऐसा ये बाद में मिलेगा। तो सर आए जरा इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो हमने सेल्स की है। 3 टुकड़ों में सर चीजें आई हैं। सबसे पहले तो सर 12 अप्रैल के बाद हमारे पास ये ट्रांजैक्शन आ रही है कितनी, 10 मई को, 25 मई को सॉरी, पच्चीस मई को आ रही है। अब बताएं सर 25 मई को जो ट्रांजैक्शन आ रही है सर हमारे पास सेल्स क्रेडिट हुआ होगा, लेकिन सर डेबिट क्या हुआ होगा? एक तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो हमने क्रिएट किया था वो खत्म करना है हमने। भाई गुड्स डिलीवर करने की बारी आ गई सर, फिर हमें कुछ कैश मिला, पता है कितने? 10,000 जीबीपीज। सर फिर हमें अकाउंट रिसीवेबल मजीद 20,000 जीबीपीज आगे जाके मिलने हैं। अच्छा एडवांस की तो फिगर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, वो कितनी है जी? 4,88,000,000। सर कैश, जब मुझे कैश $10,000 मिला है सर 25 मई को, उस वक्त रेट चल रहा है 319 का, तो 319 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो सर मेरे पास 10,000 इंटू 319 क्या आ रहा है सर? 3.19 मिलियन। और मेरे बच्चों मेरे पास $20,000 है, ये बाद में मिलेंगे, लेकिन क्रिएट तो अभी हो रहे हैं ना। तो 20,000 इंटू 319 जब मिलेंगे तो उस दिन के रेट से इसको जो है हम रिसीव कर लेंगे। अभी तो इतना ही है, हमें तो नहीं पता ना फ्यूचर में क्या रेट हो। अब इन सबको एडअप करके हमने बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। सेल्स जिस तरह हम पीछे इन्वेंट्री की फिगर निकालते आ रहे हैं सर, बैलेंसिंग फिगर 4,88,000,000 प्लस सर हमारे पास ये आ गया जनाब 14.45 मिलियन। पक्का जी? 4 और 3 7 और 6 13, ठीक है। ठीक है जी, हमारी सेल हो गई सर, लेकिन एक और एंट्री हमने पास करनी है, वो क्या जी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। तो बताएं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री आज ही बनेगी क्या? इन्वेंट्री की कॉस्ट आपको पता है? हाँ सर, पहली एंट्री से ही, दूसरी एंट्री से पता चल जाएगा जब हमने परचेज किए थे गुड्स। कितने के परचेज किए थे सर? 8.56 मिलियन के, और ये नॉन मॉनिटरी था तो कभी चेंज ही नहीं हुआ ये। और हमारे पास से सर ये चला गया तो इन्वेंट्री क्रेडिट। खलास जी, ये दोनों एंट्रीज हमने पास की 25 मई को। अब बताएं आपकी बुक्स में कोई मॉनेटरी आइटम है? जी हाँ सर बिल्कुल है मॉनेटरी आइटम मेरी बुक्स के अंदर। अकाउंट रिसीवेबल नाम का एक मॉनेटरी आइटम आ रहा है, बिल्कुल ये है, और इस अकाउंट रिसीवेबल नाम के मॉनेटरी आइटम को मैं रीमेजर करूंगा। क्यों?
30 जून आ चुका है। तीस जून को मैं इसको करूंगा रीमेजर। अब बता रीमेजर करने के लिए मैं क्या एंट्री पास करूंगा, अकाउंट रिसीवेबल सर खड़ा हुआ कितने के ऊपर, 319 रुपए के रेट पे। अब रेट क्या हो गया देखें, ये रेंट के ऊपर 322 का रेट हो गया, तो 3 रुपए बढ़ गया सर जीबीपी। तो मैं क्या करूं जनाब, अकाउंट रिसीवेबल मजीद बढ़ा दूं। सर मेरे पास कितने 20,000 जीबीपी है जो रिसीवेबल है, मल्टीप्लाई बाय सर 319 और 322, 3 रुपए का फर्क, 60,000 रुपए का सर मेरे पास एक्सचेंज गेन आ गया, मेरा अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो गया। खलास जी। अब बताएं जी, हमारे पास 12 में आता है सर, जिसको हमने ये पैसा रिसीव करना है। 12 में को कह रहा है कि हमने रिमेनिंग अमाउंट रिसीव कर लिए कस्टमर से, यानी $20,000 या 20,000 जीबीपीज। सर उस वक्त रेट 320 हो चुका था, गिर गया भाई रेट, 322 से 320 हो गया। तो अब क्या करें सर हम, हमारे पास डेट क्या 12 जुलाई या 10 जुलाई, 12 जुलाई। अब हमने एंट्री पास की सर कैश डेबिट। सर मेरे पास $20,000, 20,000 जीबीपीज और सर 320 रुपए का रेट चल रहा है। यार है सर मेरे पास 6.4 मिलियन। और सर मेरे पास से अकाउंट रिसीवेबल गया, अकाउंट रिसीवेबल जो मेरे पास रिकॉर्डेड है वो रिकॉर्डेड है सर 6.38 मिलियन और 60,000। तो मैं ऐसे कह सकता हूं सर 6.38 मिलियन प्लस 60,000, ये कितना बनता है देखें, 6.44 मिलियन। इसका मतलब है सर मुझे 40,000 रुपए का एक्सचेंज लॉस हो गया, और उसका रीजन ये है कि 2 रुपए डॉलर सस्ता हो गया, 2 रुपए जीबीपी सस्ता हो गया, सॉरी। ठीक है जी, यानी ईयर एंड के ऊपर ये जीबीपी 322 पे था और अल्टीमेटली 320 पे जाके सेटल हुआ, ऐसा। सर ये पूरी ट्रांजैक्शंस की ट्रेल आपके सामने है। चलिए एक छोटा सा काम और भी हम करते हैं, एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लेते हैं। कभी कभी एग्जामिनर इस तरह का सवाल भी पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं उसने। इस पूरे सवाल में सेल्स कितनी है सर? सर सेल्स है मेरे पास गालिबन कोई 14.45 मिलियन, ऐसा ले आए सर इसको। सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो कितनी है भैया सर 8.56। सर अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास जीपी कितना है जनाब, तो 14.45 माइनस 8.56, ये आता है सर मेरे पास 5.89 मिलियन का जीपी है। इस जीपी में एक्सचेंज गेन और लॉस जितना भी ऊपर आया है वो हम एडजस्ट कर देते हैं सर, ढूंढने की कोशिश करते हैं एक्सचेंज गेन और लॉस कहाँ है सर। हमारे पास एक्सचेंज गेन और लॉस यहां आया, एक्सचेंज लॉस है माइनस में 2 लाख, फिर एक्सचेंज गेन यहां आया 80,000, ये मैंने प्लस में लिख दिया। एक्सचेंज गेन एक और आया 60,000, ये मैंने प्लस में लिख दिया। एक्सचेंज लॉस एक और आया 40,000। तो मेरे पास सर नेट जो एक्सचेंज गेन और लॉस है 1 लाख रुपए का। तो हमारे पास सर कोई 5.79 मिलियन का नेट प्रॉफिट आया है, 5.79 मिलियन का नेट प्रॉफिट आया है। ठीक है जी, देख लीजिएगा इस तरह एग्जामिनर जो है वो आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसमें बनवा सकता है। ठीक है जी।
दूसरा बड़ा एक वखरा काम आप ये कर सकते हो कि इस प्रॉफिट को भी रिकंसाइल कर सकते हैं। जैसे ट्रांजैक्शन क्लोज हो चुकी है, जो लेन देन था हो चुका है, तो जितना कैश रिसीव हुआ होगा और जितना पे हुआ होगा, अगर उसको भी नेट करोगे ना तो यही प्रॉफिट आएगा। ये करना नहीं है, ऐसे ही सिखा रहा हूं, ये ज़रूरी नहीं है। चलें एक और काम कर लेते हैं ऐसे ही अपने दिल की तसल्ली के लिए कि अगर ज़िंदगी में कभी कोई इस तरह की चीज़ देखी, सर यहाँ कैश रिसीव हो रहा है, इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, 4880 000 E3, फिर हमारे पास सर यहाँ कैश पे हो रहा है, सर -8680 000, फिर हमारे पास सर यहाँ कैश रिसीव हो रहा है +3190 000, सर फिर हमारे पास यहाँ भी कैश रिसीव हो रहा है सर 6.4 मिलियन। ठीक है जी, सर ये अगर सब नेट करूँ तो मेरे पास नेट कैश भी आता है 5790 000। भाई ये काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैंने सिखा दिया कि जो ट्रांजैक्शन मुकम्मल क्लोज हो जाए तो उसमें नेट जितना कैश रिसीव या पे हुआ होता है वही आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है। खैर ये जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, आई होप सर ये सवाल आपने देख लिया होगा। ये एक सवाल इनफ है, ये एक सवाल इनफ है, वेरी इंपॉर्टेंट अपने पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के लिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।